नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। आज मैं आपको मुअम्मर गद्दाफी के बारे में बताने जा रहा हूं। वो सबसे विवादास्पद लोगों में से एक है। विवादास्पद इसलिए क्योंकि दोस्तों, दुनिया के इतिहास में कुछ ऐसे नेता हुए हैं जिनके नाम पर आज भी बहस छिड़ जाती है। कोई उन्हें क्रांतिकारी कहता है तो कोई तानाशाह, और उन्हीं में से एक है मुअम्मर गद्दाफी। साल 1969 में सिरते के रेगिस्तान से निकलकर सिर्फ 27 साल की उम्र में इस इंसान ने पूरी की पूरी सरकार को बदल डाला। 42 साल तक लीबिया पर राज किया। कभी अरब दुनिया का हीरो कहलाया तो कभी आतंकवाद का सबसे बड़ा समर्थक। उनकी जिंदगी उतनी ही रहस्यमयी थी जितना उनका अंदाज, कभी सुनहरी चोगे में, कभी हरे सैन्य वर्दी में, और हमेशा चर्चाओं के केंद्र में। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे गद्दाफी की कहानी, उनका बचपन, उनकी सत्ता, उनकी सोच और वो घटनाएं जिन्होंने उन्हें इतिहास का सबसे विवादास्पद नेता बना दिया। तो चलिए शुरू करते हैं ये सफर। मुअम्मर गद्दाफी, एक शासक की अनकही कहानी। मुअम्मर गद्दाफी का जन्म 1942 में सिरते के पास हुआ था, जो पश्चिमी लीबिया के रेगिस्तानी क्षेत्र का एक छोटा शहर है। वो एक साधारण बेडोइन परिवार से आते थे। अपनी युवावस्था में वो अरब राष्ट्रवाद और मिस्र के नेता गमाल अब्देल नासिर से गहराई से प्रभावित हुए। गद्दाफी ने बेंगाजी के सैन्य अकादमी में पढ़ाई की और बाद में यूनाइटेड किंगडम में प्रशिक्षण प्राप्त किया। 1969 तक 27 वर्ष की आयु में वे लीबियाई सेना में कप्तान के पद तक पहुंच गए। 1 सितंबर 1969 को गद्दाफी ने किंग इदरीस प्रथम के खिलाफ एक रक्तहीन तख्तापलट का नेतृत्व किया, राजशाही को समाप्त किया और लीबियाई अरब गणराज्य की स्थापना की। राजनीतिक दर्शन और शासन। गद्दाफी ने स्वयं को एक क्रांतिकारी नेता के रूप में प्रस्तुत किया। उनकी राजनीतिक विचारधारा उनकी ग्रीन बुक 1975-1979 में वर्णित थी, जिसमें उन्होंने पूंजीवाद और साम्यवाद दोनों को खारिज किया और इसे तीसरा अंतर्राष्ट्रीय सिद्धांत कहा। उनके शासन के मुख्य सिद्धांत थे जन समितियों के माध्यम से प्रत्यक्ष लोकतंत्र, पारंपरिक प्रतिनिधि सरकार के बजाय, तेल संपदा पर राज्य का नियंत्रण जिसका उपयोग सामाजिक कार्यक्रमों में किया गया, पैन अरबवाद और बाद में पैन अफ्रीकावाद जो अरब और अफ्रीकी राष्ट्रों की एकता को बढ़ावा देता था। उन्होंने स्वयं को भाई नेता के रूप में प्रस्तुत किया और लीबिया को जमाहिरिया, जनता का राज्य कहा। घरेलू नीतियां। तेल का राष्ट्रीयकरण। 1970 के दशक की शुरुआत में गद्दाफी ने लीबिया के विशाल तेल भंडार का राष्ट्रीयकरण कर दिया, जिससे सरकारी राजस्व में भारी वृद्धि हुई। सामाजिक कार्यक्रम। उन्होंने तेल संपदा का उपयोग मुफ्त स्वास्थ्य सेवाओं, शिक्षा, आवास परियोजनाओं और बुनियादी ढांचे को वित्त पोषित करने में किया। उनके शासन में लीबिया की साक्षरता दर और जीवन स्तर में उल्लेखनीय सुधार हुआ। सत्तावादी नियंत्रण। सुधारों के बावजूद उनके शासन की विशेषता सेंसरशिप, असहमति का दमन और व्यक्ति पूजा रही। आलोचकों और विरोधियों को अक्सर जेल में डाला जाता था या विदेशों में हत्या कर दी जाती थी। विदेश नीति। गद्दाफी विश्व मंच पर सबसे विवादास्पद नेताओं में से एक बन गए। विद्रोहों को समर्थन। उन्होंने दुनिया भर में क्रांतिकारी और उग्रवादी समूहों को मदद दी, जिनमें IRA, फिलिस्तीनी समूह और अफ्रीकी विद्रोही आंदोलन शामिल थे। आतंकवाद के आरोप। उनके शासन पर आतंकवाद को प्रायोजित करने के आरोप लगे, जिनमें सबसे उल्लेखनीय 1986 का बर्लिन डिस्कोथेक बम विस्फोट और 1988 का पैन एम फ्लाइट 103 लोकरबी बम कांड था। पश्चिम से टकराव। 1986 में अमेरिकी राष्ट्रपति रोनाल्ड रीगन ने आतंकवादी हमलों के जवाब में त्रिपोली और बेंगाजी पर हवाई हमले करवाए। पैन अफ्रीकावाद। बाद के वर्षों में गद्दाफी ने अरब राष्ट्रवाद से ध्यान हटाकर अफ्रीकी एकता पर जोर दिया और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अफ्रीका बनाने को बढ़ावा दिया। पतन और अंत। 2000 के दशक की शुरुआत में गद्दाफी ने पश्चिम के साथ मेल मिलाप की कोशिश की। 2003 में उन्होंने लीबिया के विनाशकारी हथियार कार्यक्रम को खत्म करने पर सहमति जताई और लोकरबी बमकांड के पीड़ितों को मुआवजा दिया। इसके बाद प्रतिबंध हटा लिए गए और राजनयिक संबंध बहाल हो गए, लेकिन देश में असंतोष भ्रष्टाचार, असमानता और दमन के कारण बना रहा। 2011 में अरब स्प्रिंग विद्रोहों से प्रेरित होकर लीबिया में विरोध प्रदर्शन भड़क उठे। गद्दाफी की सेना द्वारा नागरिकों पर हमले करने के बाद नाटो ने सैन्य हस्तक्षेप किया। अगस्त 2011 में विद्रोही बलों ने त्रिपोली पर कब्जा कर लिया। 20 अक्टूबर 2011 को गद्दाफी की उनके गृहनगर सिरते में विद्रोही लड़ाकों द्वारा हत्या कर दी गई। विरासत। मुअम्मर गद्दाफी 20वीं और 21वीं सदी के सबसे विवादास्पद नेताओं में से एक बने हुए हैं। सकारात्मक दृष्टिकोण। कुछ लोग उन्हें लीबिया का आधुनिकीकरण करने, जीवन स्तर बढ़ाने और अफ्रीकी एकता को प्रोत्साहित करने का श्रेय देते हैं। नकारात्मक दृष्टिकोण। अन्य लोग उन्हें एक क्रूर तानाशाह मानते हैं जो मानवाधिकारों के हनन, स्वतंत्रताओं के दमन और अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद को समर्थन देने के लिए जिम्मेदार थे। उनकी मृत्यु के बाद भी गद्दाफी का प्रभाव लीबिया के अशांत राजनीतिक परिदृश्य को आकार देता रहा है।
लीबिया के इतिहास में एक अध्याय का अंत हुआ जब देश के शासक मुअम्मर गद्दाफी को उनके गृहनगर सिरते में विद्रोही लड़ाकों ने मार डाला। उनके 42 साल के कड़े शासन के बाद ये उम्मीद की गई थी कि लीबिया एक नए लोकतांत्रिक युग में प्रवेश करेगा जहां स्वतंत्रता और स्थिरता का बोलबाला होगा। हालांकि ये आशा अल्पकालिक साबित हुई। गद्दाफी के जाने के बाद लीबिया में लोकतंत्र स्थापित होने के बजाय देश अराजकता, आंतरिक संघर्ष और विभाजन के एक गहरे दलदल में धंस गया। गद्दाफी का विरासत और शक्ति का निर्वात। मुअम्मर गद्दाफी ने 1969 में एक रक्तहीन सैन्य तख्तापलट के माध्यम से लीबिया की सत्ता संभाली थी। उन्होंने जमाहिरिया जनता का राज्य की स्थापना की और अपनी ग्रीन बुक के दर्शन के तहत शासन किया। उनका शासन तेल संपदा के राष्ट्रीयकरण और सामाजिक कार्यक्रमों के माध्यम से लीबियाई लोगों के जीवन स्तर में सुधार लाने में सफल रहा, लेकिन यह मानवाधिकारों के हनन, राजनीतिक विरोधियों के दमन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता पर कड़े प्रतिबंधों के लिए भी जाना जाता था। गद्दाफी ने एक केंद्रीकृत और सत्तावादी प्रणाली बनाई थी जहां सभी निर्णय उन्हीं के हाथों में थे। उनकी अनुपस्थिति में इस शक्ति निर्वात को भरने के लिए कोई स्पष्ट एकजुट संरचना या उत्तराधिकारी नहीं था। विभाजित लीबिया, सशस्त्र गुटों का उदय। गद्दाफी के पतन के बाद लीबिया का राजनीतिक और सुरक्षा परिदृश्य तेजी से खंडित हो गया। जिन विद्रोही गुटों ने मिलकर गद्दाफी को सत्ता से हटाया था, वे अब स्वयं सत्ता के लिए लड़ने लगे। देश भर में सैकड़ों सशस्त्र मिलिशिया, जनजातीय लड़ाके और इस्लामी चरमपंथी समूह सक्रिय हो गए, जिन्होंने विभिन्न क्षेत्रों पर नियंत्रण कर लिया। सशस्त्र मिलिशिया, ये समूह अक्सर स्थानीय स्तर पर गठित होते थे और उनके अपने निहित स्वार्थ थे। उन्होंने सड़कों, तेल सुविधाओं और सरकारी भवनों पर कब्जा कर लिया। जनजातीय निष्ठाएं। लीबिया एक जनजातीय समाज रहा है और गद्दाफी ने इन निष्ठाओं को कभी कभी नियंत्रित किया तो कभी अपने फायदे के लिए इस्तेमाल किया। उनके जाने के बाद पुरानी जनजातीय प्रतिद्वंद्विताएं फिर से उभर आईं, जिससे संघर्ष और गहरा हो गया। इस्लामी चरमपंथी, अल-कायदा और बाद में ISIS, आइसिस जैसे जिहादी समूहों ने लीबिया की अराजक स्थिति का फायदा उठाकर देश में पैर जमा लिए। 2015-2016 में ISIS ने सिरते जैसे प्रमुख शहरों पर कब्जा कर लिया, जिससे अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की चिंता बढ़ गई। दोहरी सरकार और गृहयुद्ध। 2014 तक लीबिया स्पष्ट रूप से दो प्रतिद्वंद्वी सरकारों में विभाजित हो गया था। 1. त्रिपोली आधारित सरकार, गवर्नमेंट ऑफ नेशनल अकॉर्ड -GNA। इसे संयुक्त राष्ट्र और कई पश्चिमी देशों द्वारा मान्यता प्राप्त थी। ये मुख्य रूप से लीबिया के पश्चिमी क्षेत्रों, विशेषकर राजधानी त्रिपोली में नियंत्रण रखती थी। 2. पूर्वी लीबिया में खलीफा हफ्तर की सेना, लिबियन नेशनल आर्मी -LNA। इसका नेतृत्व सेवानिवृत्त जनरल खलीफा हफ्तर कर रहे थे, जिन्हें मिस्र, संयुक्त अरब अमीरात, रूस और कुछ अन्य देशों का समर्थन प्राप्त था। LNA पूर्वी लीबिया और कुछ दक्षिणी क्षेत्रों में प्रभावी थी। इन दोनों के बीच कई वर्षों तक भीषण गृहयुद्ध चला, जिसमें हजारों लोग मारे गए और लाखों विस्थापित हुए। दोनों पक्षों को विदेशी शक्तियों से सैन्य और राजनीतिक समर्थन प्राप्त था, जिसने संघर्ष को और भड़काया। विदेशी हस्तक्षेप का बढ़ता प्रभाव। लीबिया का संघर्ष केवल एक आंतरिक मामला नहीं रहा। विभिन्न देशों ने अपने भू राजनीतिक हितों को साधने के लिए इस देश में हस्तक्षेप किया। नाटो का हस्तक्षेप। 2011 गद्दाफी के खिलाफ विद्रोह को समर्थन देने में नाटो की भूमिका ने उनके शासन को समाप्त करने में महत्वपूर्ण योगदान दिया, लेकिन इसके बाद की योजना की कमी पर अक्सर सवाल उठाए जाते हैं। क्षेत्रीय शक्तियां। मिस्र और संयुक्त अरब अमीरात ने LNA का समर्थन किया, जबकि तुर्की ने GNA को सैन्य सहायता प्रदान की। इन हस्तक्षेपों ने संघर्ष को एक प्रॉक्सी युद्ध में बदल दिया। रूस ने भी LNA का समर्थन किया, जिससे भूमध्य सागर में उसकी सैन्य उपस्थिति और प्रभाव बढ़ गया। इन विदेशी हस्तक्षेपों ने लीबिया के संघर्ष को लंबा खींचा और समाधान को और कठिन बना दिया। आर्थिक पतन और मानवीय संकट। लीबिया की अर्थव्यवस्था मुख्य रूप से तेल पर निर्भर करती है, जो देश के राजस्व का लगभग 95% हिस्सा है। हालांकि गद्दाफी के बाद के संघर्षों ने तेल उत्पादन और निर्यात को बुरी तरह प्रभावित किया। तेल सुविधाओं पर नियंत्रण। मिलिशिया समूहों ने अक्सर तेल क्षेत्रों और बंदरगाहों पर कब्जा कर लिया, जिससे उत्पादन बाधित हुआ। भ्रष्टाचार। तेल राजस्व का एक बड़ा हिस्सा भ्रष्टाचार और मिलिशिया को वित्त पोषित करने में चला गया, जिससे आम जनता को कोई लाभ नहीं मिला। बुनियादी ढांचा। युद्ध ने लीबिया के बुनियादी ढांचे को तबाह कर दिया, जिसमें अस्पताल, स्कूल और सड़कें शामिल हैं। मानवीय संकट। बेरोजगारी, गरीबी, भोजन और पानी की कमी तथा असुरक्षा लीबियाई लोगों के लिए एक बड़ी समस्या बन गई। हजारों लोग आंतरिक रूप से विस्थापित हुए और लाखों लोग पड़ोसी देशों या यूरोप भागने की कोशिश कर रहे थे, जिससे एक गंभीर शरणार्थी संकट पैदा हुआ। वर्तमान स्थिति और भविष्य की चुनौतियां। 2020 के दशक में 2020 में संयुक्त राष्ट्र की मध्यस्थता से लीबिया में एक अस्थायी युद्ध विराम हुआ और 2021 में एक अंतरिम सरकार
गवर्नमेंट ऑफ नेशनल यूनिटी GNU का गठन किया गया, जिसका उद्देश्य देश को चुनावों की ओर ले जाना था। हालांकि राजनीतिक समाधान अभी भी मायावी है। चुनाव में देरी। दिसंबर 2021 में निर्धारित राष्ट्रपति और संसदीय चुनाव बार बार स्थगित होते रहे हैं, जिससे राजनीतिक अस्थिरता बनी हुई है। विभाजित सुरक्षा बल। देश के विभिन्न सशस्त्र समूह अभी भी सक्रिय हैं और एक एकीकृत राष्ट्रीय सेना का गठन नहीं हो पाया है। तेल राजस्व पर नियंत्रण। तेल राजस्व के वितरण और प्रबंधन पर अभी भी असहमति है, जो संघर्ष का एक मुख्य कारण बना हुआ है। विदेशी भाड़े के सैनिक। लीबिया में अभी भी हजारों विदेशी लड़ाके और भाड़े के सैनिक मौजूद हैं, जिनकी वापसी एक बड़ी चुनौती है। मुअम्मर गद्दाफी के बाद लीबिया लोकतंत्र और स्वतंत्रता की ओर बढ़ने के बजाय अराजकता, गृहयुद्ध और बाहरी हस्तक्षेप का शिकार बन गया। लीबियाई लोग अभी भी स्थिरता, लोकतांत्रिक शासन और शांतिपूर्ण भविष्य की प्रतीक्षा कर रहे हैं। देश का भविष्य अनिश्चित बना हुआ है और एक स्थायी राजनीतिक समाधान खोजने के लिए अंतर्राष्ट्रीय समुदाय और लीबियाई हितधारकों के बीच निरंतर प्रयासों की आवश्यकता है। तो दोस्तों, ये थी मुअम्मर गद्दाफी की कहानी। एक ऐसा शख्स जिसने 42 साल तक लीबिया पर राज किया। कभी हीरो, कभी विलेन, कभी अरब राष्ट्रवाद का चेहरा, तो कभी आतंकवाद का प्रतीक। गद्दाफी की मौत ने उनके शासन का अंत तो कर दिया, लेकिन लीबिया आज भी स्थिरता और शांति की तलाश में भटक रहा है। इतिहास हमें यही सिखाता है कि जब सत्ता किसी एक इंसान के हाथ में बहुत लंबे समय तक केंद्रित हो जाती है, तो उसके जाने के बाद सिर्फ अराजकता बचती है। आपको गद्दाफी की ये कहानी कैसी लगी? क्या वो एक क्रांतिकारी नेता थे या एक निर्दयी तानाशाह? अपनी राय हमें कमेंट में ज़रूर बताइए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा, और ऐसे ही और दिलचस्प इतिहास से जुड़े किस्से देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।